चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ना। वॉइस प्रॉपर आ ही रही है। तो अब देखिए मीडियन की बात कर रहे थे, तो मीडियन का मतलब आपको बताइए, जैसे हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, एक तरीके से एवरेज की बात करते हैं। ओके, जो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है या जो भी हमारे पास सीरीज है डेटा की, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वहां पर क्या है, अरेंज करने की नॉर्मली जरूरत नहीं थी, क्योंकि चाहे वो असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो या किसी भी सीरीज में हो, आपको तो बस क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल करना है और डिवाइड क्या करना है, उससे एन से डिवाइड कर देना है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यानी सेंट्रल वैल्यू की बात करता है। तो इसका मतलब क्या है, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट और द सेंट्रल वैल्यू वेरिएबल इन ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। यही बोल रहा है, इट डिवाइड द अरेंज सीरीज इन टू इक्वल पार्ट्स। तो आपको बताया कि अगर ऑड सीरीज है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से सीरीज दे रखी है और नंबर्स आपको दे रखे हैं, तो आपको पता है कि मिडिल वैल्यू क्या होगी। जैसे 9 सीरीज दे रखी है, तो आपको पता है कि मिडिल वैल्यू क्या होगी। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 सीरीज दे रखी है, तो मिडिल वैल्यू ये होगी। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यही मीडियन है। लेकिन अगर इवन सीरीज होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब क्या, 4 और 5 के बीच में जो वैल्यू है वो मिडिल वैल्यू है। सीधी सी बात, नॉर्मल सी बात यही बोल रहा है। इसलिए इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। जबकि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो मैथमेटिकल एवरेज होता है, जिसे कैलकुलेटेड एवरेज भी बोलते हैं। तो मीडियन क्या, एक पोजीशन एवरेज है, जबकि अर्थमेटिक मीन क्या, कैलकुलेटेड एवरेज है। ओके, अब देखिए एक बार अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर भी थोड़ा बताना तो बनता ही है कि अलग अलग कौन कौन सी सीरीज आती है। तो आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज आती है, एक डिस्क्रीट आती है। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जनरली आपको आता है, अपने स्कूल टाइम पे भी कवर किया होगा और बीकॉम इसके लेवल में भी आपने कवर कर लिया होगा, फर्स्ट ईयर में जनरली आ जाते हैं। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो क्या आएगा, ऐसे लिखा था ना, साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, इसकी बात करते हैं। डिस्क्रीट में भी यही होता है। कंटिन्यूस में क्या होता है, छोटा m निकलता है, यानी n/2 निकलता है। उसके बाद बड़ा m मतलब आंसर निकलता है, तो L1 + I/F इंटू स्मॉल m-c। या कई जने ऐसे भी लिखते हैं फॉर्मूला, L1 + N/2 - C/F इंटू आई साइड में रख लेंगे। ओके, ये साइड में रख लिया और m की जगह सीधा ही N/2 ये जो था मैंने बताया वो पुट कर दिया। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज होती है तो उसमें तो देखो कुछ भी वैल्यू रखी थी, जैसे 5 4 2 3 6, फिर 9 8, इस तरीके से दे रखा होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। तो हमें पता है कि उस केस में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में जो बोलेंगे उसमें फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं रहेगा, यानी एक वैल्यू एक ही बार आ रही होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 8 9, इस तरीके से अरेंज हो गया। उसका हम क्या करेंगे, टोटल देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 + 1 8, 8/2, क्योंकि n+1/2 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका फोर्थ आइटम क्या है, तो फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, तो ये बीच में है एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि इसके ऊपर भी 3 वैल्यू है, इसके नीचे भी 3 वैल्यू है, तो ये मिडिल में होगा। अगर हम इसके थ्रू करते, अगर हम इसको अरेंज नहीं करते, तो ये गलत आंसर आ जाता। ओके, तो इसलिए अरेंज करना जरूरी है, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अपना आंसर क्या होगा, मीडियन का होगा 5 होगा। वैसे ही अगर अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट होता तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती, मतलब एक्स के साथ एफ भी है तो हमें सी एफ निकालनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी पड़ती है। आपको पता है कि जैसे लेस देन वाली सीरीज होती है, मोर देन वाली सीरीज होती है, उसमें भी कंटिन्यूस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम में आती है। तो शायद इसका क्वेश्चन कवर कर रखा है मैंने, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी इंडिविजुअल सीरीज है उसमें दो पार्ट होते हैं, इवन ऑड। और जब भी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी का पार्ट है, तो डिस्क्रीट में भी n+1/2 वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन सी एफ से आराम से निकल जाता है, उसमें इवन आउट सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कंटिन्यूस में क्या करना पड़ता है, हमें पहले छोटा एम से क्या होता है, एक मीडियन ग्रुप निकल के आता है। मीडियन ग्रुप से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि हमें लोअर लिमिट ये सब चाहिए होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है कि मीडियन को एक पोजिशनल एवरेज बोला जाता है और इसको सेकंड बेस्ट एवरेज बोला जाता है अर्थमेटिक मीन के बाद। मीडियन इज सुटेबल व्हेन देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इन डेटा। अब देखिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है
कि जब वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन हो डेटा में तो कौन सा मेथड सूटेबल है, तो आप क्या बोलोगे, मीडियन है। और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज टू बी स्टडीड एट वेराइंग लेवल, या जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अलग अलग लेवल पे है, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, वहाँ पे मीडियन को देखा जाता है। तो जनरली ये किसके लिए सूटेबल है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए है, जैसे इंडिपेंडेंसी, सॉरी, ऑनेस्टी हो गई, इंटेलिजेंसी हो गई, उन सब के लिए एक तरीके से मीडियन सूटेबल होगा। मीडियन सूटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपन एंड्स, ये भी याद रख लेना कि जब हम मीडियन मोड की बात करते हैं तो वो ओपन एंड के लिए सूटेबल होते हैं, लेकिन अगर आप मीन की बात करोगे तो ओपन एंड के लिए सूटेबल नहीं होंगे। जो मोर देन वाली सीरीज होती है ना, तो आपको पता है कि जब उसमें क्या होता है कि मोर देन 10, मोर देन 20, तो उसमें जनरली हम क्या बोलेंगे, मीन सूटेबल नहीं रहता, मीडियन मोड सूटेबल रहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो वो ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसकी तो कैलकुलेशन करना जरूरी है, जबकि इसका नाम क्या है, पोजिशनल एवरेज। तो यहाँ पर आप ग्राफ बना सकते हो, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ग्राफिकली आप लोकेट कर सकते हो मीडियन को, किसका यूज करके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव का। अब मैंने एक पीडीएफ कोई ली हुई है गूगल से, उसमें ये दे रखे हैं, मैंने देखिए कवर नहीं करा क्योंकि जब से कोर्स चेंज हुआ उसमें जनरली ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक नहीं है। तो आ सकता है, तो आप चाहे कवर कर सकते हो खुद की बीकॉम की बुक से, या कोई भी पीडीएफ आप गूगल पे सर्च करोगे जिसमें लिखोगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज पर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सर्च करके उसकी पीडीएफ में जनरली आपको कलेक्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर में मिल सकता है ये। तो उसमें देखिए हिस्टोग्राम दे रखा है, पॉलीगन दे रखा है, तो हिस्टोग्राम कैसे बनता है देखिए ये, तो आपको पता है कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा बात, बॉक्स होंगे, तो ये हिस्टोग्राम है। तो जनरली आपको पता है कि मोड इसके लिए काम में आ जाता है। वैसे ही देखिए जब भी ओजाइव की बात करते हैं तो ओजाइव का मतलब क्या होता है, लेस देन मोर देन वाली सीरीज, ऐसे, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, देखिए आपको दिख रही है। तो आपको पता है कि एक लेस देन वाली सीरीज होगी, एक मोर देन वाली सीरीज होगी, जो भी पॉइंट मिलेगा वो मीडियन निकल के आएगा। तो ओजाइव का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो लेस देन वाली भी बनानी है और मोर देन वाली भी बनानी है, याद रख लेना। गुड मॉर्निंग शमीना। तो दोनों बनाने के बाद जैसे आप बनाओगे उसके बाद प्लॉट करोगे, जहां पे मिलेगा वो आपका क्या होगा, मीडियन वाला पॉइंट हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रख लेना ये पार्ट। वैसे देखिए एक आपको दे रखा होगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा हिस्टोग्राम से बनता है। पहले आप हिस्टोग्राम बनाते हो, उसके थ्रू आप क्या करते हो, इस टाइप से लाइन चार्ट बना लेते हो। तो आप पहले हिस्टोग्राम ये बनाते हो, उसके थ्रू आपकी ये लाइन मिलती है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है। तो यहाँ पे यही तो बोल रखा है, कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, ये रहा। यहाँ पे देखिए यही तो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज करेंगे, या ओजाइव्स का यूज करेंगे। ओजाइव्स देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके कभी एग्जाम में आ गया कि लेस देन मोर देन के साथ यूज करते हो, तो हम किसका यूज करते हैं, मीडियन का यूज करते हैं। जब भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो भी पॉइंट आता है जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो मीडियन कहलाता है। अब देखिए याद रख लेना, जैसे मैंने आपको ये भी बताया था अर्थमेटिक मीन में, कि अगर हम एक्स बार से डेविएशन लेते हैं तो उनका टोटल जीरो आता है। कहने का मतलब सिग्मा डी एक्स बोल दो जीरो, या ऐसे बोल सकते हो सिग्मा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, ये तो बोलते हो आप, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो होता है। हाँ ये भी याद रख लेना, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम होता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर हम, चलो यहाँ तो जीरो होता है एक्स बार से लिए हुए, लेकिन अगर हम मीडियन से लेते हैं तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट सम ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। तो अगर डेविएशन किससे ले रहे हो आप, मीडियन से ले रहे हो, इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, मिनिमल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम। तो याद रखना ना, अगर एक्स बार का स्क्वायर करते हैं, एक्स माइनस एक्स बार यानी डी एक्स का स्क्वायर करते हैं और उसका सिग्मा लेते हैं, तब वो मिनिमम होगा, अगर एक्स बार के थ्रू देखें। लेकिन अगर मीडियन के थ्रू देखेंगे तो मिनिमम होगा, जीरो नहीं होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे एट्थ पॉइंट में भी यही दे रखा है लिखा हुआ, फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, दैट इज इफ ए इज मीडियन। तो जब हम x माइनस ए बोलते हैं तो अज्यूम मीन यानी कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, मीडियन ले लेंगे। तो बोल रहा है कि अगर मीडियन लेते हो तो उस केस में x माइनस ए की जगह m हो जाएगा, और वो मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम। फिर देखिए आपको पता है कि जैसे अर्थमेटिक मीन भी डिपेंडेंट होता है ओरिजिन में चेंज होने से और स्केल में चेंज होने से, वैसे मीडियन भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और मोड भी डिपेंडेंट होता है। तो फॉर्मूला सेम ही बनेगा। ओके, अब देखिए आपको पता है कि वहां पे आप क्या करते थे, मीन के लिए बार बार पुट कर देते थे, वाई बार एक्स बार, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मी, एम ई, या आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, वाई एम
ए प्लस माइनस बी एक्स एम, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये मीडियन है, ये क्या है, मीडियन है। ओके। और चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब आपको पता है कि प्लस माइनस, और चेंज ऑफ स्केल का मतलब आपको पता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड, उससे क्या होता है, वैल्यू में चेंज होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जनरली देखिए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होता है, लेकिन जो मीडियन मोड होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित अफेक्टेड नहीं होते हैं, याद रख लेना। अब देखिए मीडियन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेटा अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड है तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी का पार्ट नहीं है, एक वैल्यू एक ही बार आई हुई है। उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग तो वैसे भी करना है, चाहे ग्रुप्ड हो चाहे अनग्रुप्ड हो, यानी चाहे फ्रीक्वेंसी वाली हो चाहे नहीं हो। लेकिन जहां पे अब एक ही सिंगल सिंगल वैल्यू, तो उस केस में ऑड इवन आ जाता है। तो जब ऑड इवन आता है तो ऑड के केस में n प्लस वन अपॉन टू, इवन में भी यही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि जब आपको n गिवन है, व्हेन n इज ऑड, तो n प्लस वन अपॉन टू। दूसरा क्या बोल रहा है, व्हेन n इज इवन, मैंने गिवन बोल दिया गलती से, तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, टू मिडिल टर्म n अपॉन टू प्लस n अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कर देंगे, तो n अपॉन टू प्लस n अपॉन टू प्लस वन। पर इससे भी सिंपल तरीका है, पहले हम क्या करते हैं, ऑड वाला देख लेते हैं। 11 प्लेयर है, उन्होंने रन बनाए हुए, एक प्लेयर ने 5 बनाए, दूसरे प्लेयर ने 19 रन, तीसरे ने 42, चौथे ने 11 11, फिर 50 30, इस तरीके से दे रखा है। तो आप इसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो। इसने असेंडिंग में किया है, आप चाहे डिसेंडिंग में कर सकते हो। फिर आपको पता है कि टोटल मिला के कितने प्लेयर है, 11, तो एन कितने, 11, 11 प्लस एक अपॉन दो करोगे तो 6 आ जाएगा। छठी वैल्यू क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 27 आपका आंसर हो गया। अगर आप अरेंज नहीं करते और आप क्या बोलते, सर ये सात, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये छठी वैल्यू हो गई, तो गलत आंसर हो जाता। तो आंसर तो यही होगा। ओके। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आपकी इवन सीरीज होती, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मिला के 8 आइटम दे रखे हैं, 8 वैल्यूज दे रखी है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब देखिए आपको पता है फॉर्मूला वही 8+1, तो आप चाहे तो जरूरी नहीं है जो मैंने ये लिख रखा है ये तो मैंने कहीं से कॉपी किया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो n+1 अपॉन टू वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, तो आपको पता है कि क्या आएगा, 4.5 आइटम आएगा। अब 4.5 आइटम किस में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इसके बीच में। तो आपको क्या करना है, 9 + 10 अपॉन टू करना है। 19 अपॉन टू करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 9.5 निकल के आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने भी फॉर्मूला बताया आपको, कि एवरेज ऑफ n अपॉन टू प्लस n अपॉन टू प्लस वन आइटम, इसका मतलब एवरेज का मतलब नीचे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू। अब n का मतलब क्या है, देखो 8 अपॉन टू, और ये क्या है, 8 अपॉन टू प्लस वन, ऐसे बोल रहा है। अब देखिए आपको पता है कि 8 अपॉन टू का मतलब 4 होता है, और 8 अपॉन टू क्या, 4 + 1 5 होता है, तो फोर्थ आइटम फिफ्थ आइटम। तो सीधी सी बात है, जब मेरा 4.5 निकला तो उसमें मैंने क्या करा, फोर्थ आइटम फिफ्थ आइटम। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूले के थ्रू बोल रहा है कि एक फॉर्मूला बना लिया, उसका एवरेज ले लिया। तो देखिए 9 + 10 अपॉन टू क्या होगा, 19 अपॉन टू 9.5 हो जाएगा। लेकिन जब डेटा ग्रुप हो तो उसमें आपको पता है कि डिस्क्रीट सीरीज भी होती है और कंटिन्यूस भी होती है। जब डिस्क्रीट है तो अरेंज करोगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप निकाल लोगे। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, याद रख लेना। जब भी कौन सा डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस नहीं बोल रहा, कंटिन्यूस मतलब जिसमें क्लास होती है 0 से 10, 10 से 20, लेस देन मोर देन सीरीज, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, तो वो होती है, तो उसमें तो अलग से कैलकुलेट करेंगे बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और मार्क्स दे रखे हैं। ओके। अब देखिए मार्क्स 20, स्टूडेंट 6, तो ये एक्स है और ये एफ है। ये देख, क्योंकि देखिए मार्क्स जब बोल रहा था आपको पता है ये वैल्यू की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, तो हमेशा ये एक्स होगी। और ये कितनी बार अकर हो रहे हैं, तो आपको पता है कि 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट लेके आए, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो उल्टा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर गलती से हम इसको एफ मानते तो आप इसकी सी एफ लेते और आंसर आपका ये आता, तो गलत हो जाता, सीधी सी बात। जबकि आंसर ये आएगा, मीडियन किस में से निकलेगा, इसमें से निकलेगा। किसके थ्रू निकलेगा, फ्रीक्वेंसी के थ्रू। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, फिर 6 है, इस तरीके से दे रखी है। लेकिन आप देखिए अभी हमने क्या कर रखा है, ये असेंडिंग में अरेंज नहीं थे या डिसेंडिंग में अरेंज नहीं थे, तो हमने क्या करा, इसको असेंडिंग में अरेंज किया। तो देखिए 9 20 25 40 50 80। अब ये यार लेना, 9 के साथ 4 है, तो कहीं इसको अरेंज मत कर देना, 9 के साथ तो 4 ही रहेगा, 20 के साथ 6 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं 20 के साथ 6 है, इस तरीके से। अब देखिए 4, 4 + 6 10, 6 + 16 26, इस तरीके से लेस देन की तरह। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, लेस देन की तरह। तो आप देखिए सिग्मा एफ क्या हो गया, 43 हो गया। क्यों, क्योंकि 41 + 2 ये 43 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। तो आप देखिए क्या होगा, n+1 43 + 1 अपॉन 2। ओके, तो 44 अपॉन 2 क्या हो गई, 22nd वैल्यू हो गई अपनी। अब 22nd वैल्यू किस में आ रही है, इस वाले पार्ट में आ रही है।
तो जब इस वाले पार्ट में आ रही है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो अपना आंसर हो गया 25। लेकिन जब सीरीज कंटिन्यूस है तो उस केस में अपना क्या लगता है, सबसे पहले अपन मीडियन क्लास निकालते हैं, यानी छोटा एम, जिसका फॉर्मूला क्या हो गया n/2। फिर उसके बाद आपको बताया कि बड़ा एम निकल के आ जाता है, तो L1 प्लस, अब देखिए मैंने आपको बताया था m-c अपॉन f इंटू आई, या ऐसे लिख सकते हैं L1 प्लस, रुको एक मिनट, आई अपॉन एफ इंटू m-c, ऐसे भी हो सकता है। तो m की जगह n/2 भी पुट कर सकते हो, i को इधर भी रख सकते हो और m-c को इधर भी रख सकते हो, एक ही बात है, जो कि इस क्वेश्चन में कर दिया है। अब असेंडिंग सीरीज है तो L1 प्लस होगा, डिसेंडिंग है तो L2 माइनस होगा, याद रख लेना। अगर डिसेंडिंग सीरीज है, डिसेंडिंग का मतलब ये है कि देखिए अगर मैं बोलता हूँ असेंडिंग सीरीज है, जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस तरीके से, तो आप क्या करोगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है, तो आपको पता है कि वो फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट होते जाएगी, तो लास्ट वाली टोटल ज़्यादा आएगा। लेकिन जब मोर देन वाली होती है तो उसमें क्या होता है एक तरीके से कि मोर देन 10, मोर देन 20, अब इसका उल्टा कर दो, यानी मोर देन 80, मोर देन 70, तो आपको पता है कि अगर आप क्या कर रहे हो 80 से 90, 70 से 80, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हो कि 80 से 90, 70 से 80, 60 से 70, इस तरीके से, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हो। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो धीरे धीरे करके क्या होगी, टोटलिंग में कम दिखती जाएगी, क्योंकि ऊपर ज़्यादा पार्ट रहेगा और टोटलिंग में कम होगी, तो तब हम L2 माइनस वाला लगाएंगे। तो जब मोर देन वाले होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग सीरीज अगर होती है, देखिए अगर आपने सीरीज को सही कर दिया और आपने इस तरीके से लेके आ गए 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तब तो आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगाना है। लेकिन अगर आपने ये उल्टा किया हुआ है 80 टू 90, 70 टू 80, तो आपकी ये डिसेंडिंग सीरीज है, आपको L2 माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखिए अपना यह सिंपल सा पार्ट है जिसमें आपकी कंटिन्यूस क्लासेस दे रखी है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर देखिए 39 से 40 नहीं है, ये 30 से 40 है, फिर 40 से 50 है, ये फ्रीक्वेंसी है 14, 23, 27, 21, 15। मैं जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता ही है और इतना तो सबको आता ही है। तो देखिए अपन को क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो 14, 14 प्लस 23, 37, 37 प्लस 27, 64, 64 प्लस 21, 85, 85 प्लस 15, 100, ये निकल के आ गया। अब आपको पता है कि पहले छोटा एम लोगे ताकि आपका मीडियन ग्रुप निकल सके या मीडियन क्लास निकल सके, तो n/2, n कितने है टोटल, 100 है, n कितना है, 100 है, 100/2 करोगे 50th वैल्यू आएगी। 50th वैल्यू किस में देखोगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके देखोगे तो इसके अंदर आ रही है। इसके अंदर मतलब क्या हो गया, अपना ये ग्रुप हो गया। ओके, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई और उससे ऊपर वाली ये अपनी सी एफ हो गई, जिसको हम सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सी। तो 37 अपनी सी हो गई। तो जो अपना मीडियन ग्रुप है उससे ऊपर वाली क्लास में जो भी सी आ रही है, सी एफ आ रही है, वो सी कहलाएगी। तो आप देखिए n/2 कितना है, 50 है, L1 कितना है, 20 है, L1, सी कितना है, 37, और आई कितना है, इंटरवल 10 है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो L1 20 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस क्या हो जाएगा, सी जो कि 37 है उससे ऊपर वाला, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, याद रख लेना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपॉन एफ करेंगे, एफ कितना है, 27 है जो कि ये है, इंटू आई कितना है, 10 है। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24.815। तो आई होप आपको इसमें सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके क्या करते हैं, हम साथ साथ क्वेश्चन भी कवर करते हैं, याद रख लेना। एक मिनट रुकिए। अब देखिए मेरे हिसाब से इतने लोग तो है नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर इसका देते जाऊंगा ताकि टाइम भी नहीं खराब हो और मोस्टली अपना सारा पार्ट हो जाए, फिर मोड भी कवर कर लेंगे अभी। पर इससे पहले क्या है, क्वार्टाइल, ये सारे पार्ट भी यहाँ रख लेना। तो देखिए 19 में क्या बोल रहा है, एक बार मैं पेन ले लेता हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यूज आफ्टर दे हैव बीन ऑर्डर्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड। अब देखिए इसमें क्या है, दो चीजें आई कि आपने क्या करा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया, और मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, मिड पॉइंट ऑफ द वैल्यूज, तो वैल्यूज जिसको आपने अरेंज किया असेंडिंग डिसेंडिंग में और उसका मिड पॉइंट, तो वो मीडियन ही होगा, ना कि मीन होगा, ना क्वार्टाइल होगा, ना अपर होगा। लोअर मतलब Q1, अपर मतलब Q3। ओके, अब क्वार्टाइल भी आपको निकालना मैं बता दूंगा कैसे होगा, सिंपल सा पार्ट है। देखिए सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा इज, ये बोल रहा है कि देखिए क्वालिटेटिव डेटा के लिए सूटेबल एवरेज कौन सा है, मीन, मीडियन, मोड, जियोमेट्रिक मीन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 20 का मीडियन होगा। ओके, तो 19 का भी, 20 का भी। 21 देखिए, कह रहा है इफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन ए डेटा इज डिक्रीज द एवरेज विच इज नॉट अफेक्टेड इज मोड, मीडियन, मीन, हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पे यही तो बोल रहा है 21 में, देखिए क्या बोल रहा है,
इफ द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज डिक्रीज द एवरेज विच इज नॉट अफेक्टेड इज। अभी देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 4 5 6 7 ये दे रखा है, अब स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन ये है और ये अगर 1 हो जाता है तो आपको पता है कि फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यही है और ये ऊपर ही रहेगा या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। तो उस केस में एवरेज कौन सा अफेक्ट नहीं होगा? मीडियन अफेक्ट नहीं होगा। मोड पे तो फर्क पड़ सकता है क्योंकि मोड में हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अगर 2 की जगह 1 हो जाता है तो क्या पता फ्रीक्वेंसी यहाँ शिफ्ट आ जाए, क्योंकि मोड में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। तो अगर आप किसी वैल्यू को चेंज करते हो जो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 2 को मैंने 1 कर दिया, मान के चलिए अगर मेरा डेटा था 5 10 15 20 इस तरीके से था, तो आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में इस 5 को चेंज करके मैंने 4 कर दिया स्मॉलेस्ट, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा आपके मीडियन पे? नहीं पड़ेगा। लेकिन मोड पे हो सकता है क्योंकि उसके साथ क्या पता फ्रीक्वेंसी हो। आपको पता है क्या पता जो साथ में सपोज करिए कि देखिए ऐसे भी था, 5 के साथ 6 था 7 था 8 था, अब 5 की जगह 4 हो गया, तो क्या पता 4 में ज्यादा आ रहा हो, 4 में ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही हो। तो मोड तो अलग भी हो सकता है, आंसर अलग हो सकता है, लेकिन मीडियन में कुछ आंसर में चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट को ही क्या करा है, चेंज किया है और डिक्रीज कर दिया। तो हम बोलेंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो मीडियन तो अपना सेम ही निकलेगा। तो 21 का क्या होगा आपका? बी होगा। 22, एक्सट्रीम स्कोर विल हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द मीडियन ऑफ एन एग्जामिनेशन। जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो ये बताइए एक्सट्रीम स्कोर का इफेक्ट पड़ेगा क्या? लार्जर वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो हम क्या बोलेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना मीडियन पे पड़ता है ना मोड पे पड़ता है। तो 22 का आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। 23, अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द डेटा कंटेन्स एन एक्सट्रीम वैल्यू सूटेबल एवरेज क्या होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सूटेबल एवरेज या तो क्या होगा, मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है। अब अपने ऑप्शन में क्या दे रखा है, मीन, मीडियन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको पता है कि देखिए मीन जितने भी दे रखे हैं, चाहे वेटेड, चाहे ज्योमेट्रिक, चाहे हार्मोनिक, चाहे अर्थमेटिक मीन, वो हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। मैंने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल के थ्रू बताया। लेकिन आपको पता है कि मीडियन अफेक्ट नहीं होता, तो मीडियन एक सूटेबल एवरेज है जो कि यूज किया जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, 23 का आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। 24, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन, मोड, मीडियन, Q3। बताइए। सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, तो मैंने आपको बताया डेविएशन अगर क्या करेंगे, मीडियन से लोगे। देखिए याद रखना, अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन बोले, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यू इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीन, अगर स्क्वायर बोले, लेकिन जहां पे सिर्फ ये बोले कि सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यू इज लीस्ट व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम, तो आपको बताया कि वो मीडियन में से आएगा। तो मीडियन के लिए क्या होता है, एक्स माइनस एम, और यहाँ पे सिग्मा आ गया। तो सीधी सी बात है, जैसे हम सिग्मा dx बोलते थे, जो कि किससे लेते थे हम, x माइनस एक्स बार से, तो वो जीरो आता था। लेकिन यहाँ पे अगर हम मीडियन से लेंगे तो मिनिमम आएगा। क्या आएगा? मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? 24 का सी रहेगा। 25, द वैल्यू ऑफ द वेरिएट दैट डिवाइड ए सेट ऑफ डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट आफ्टर अरेंजिंग ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड। देखिए क्या बोल रहा है कि हमने सीरीज को क्या कर दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किया और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसे क्या बोला जाता है, क्वार्टाइल कहा जाता है। देखिए याद रखना, अगर जिसको मीडियन निकालने आ गया उसके लिए क्वार्टाइल निकालना आसान है। कैसे? अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने कवर किया है, पर फिर भी आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। देखिए इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटीन्यूअस होती है। मान के चलिए आप क्वार्टल की बात करते हैं तो दो क्वार्टल होते हैं, एक तो Q1 और Q3। अगर आप Q2 बोलोगे, सर Q2 क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि वो मीडियन के बराबर होता है। तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन के बराबर होता है। डिसाइल का मतलब होता है 10। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं D4 बोलता हूं, अगर मैं D6 बोलता हूं, D9 बोलता हूं, ये निकल सकते हैं। और याद रखना Q2 इज इक्वल टू एम होता है, वैसे Q2 इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू D5 होता है, क्योंकि 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। याद रख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। वैसे अगर मैं परसेंटाइल बोलूं, तो जैसे आपको पता है कि P50 निकलता है, P75 निकलता है, मान के चलिए P50 निकल रहा है, तो वो इक्वल होता है किसके, मीडियन के। तो Q2 इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50 होता है। आपने मान के चलिए ये निकाला इंडिविजुअल सीरीज में, तो आपने बोला सर मीडियन में आपने बताया था n+1/2, क्योंकि मीडियन मतलब आधा, बीच का। ठीक है, जबकि Q1 मतलब क्या होता है, इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, तो इस केस में नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, ऊपर क्या आएगा, n+1 ही आएगा। अब देखिए ये Q1 है, पहला क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल मतलब 4, पहला मतलब क्या है
कि यहाँ पे एक आ जाएगा। अब एक को मल्टीप्लाई करोगे तो n+1/4 ही आएगा। ओके, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर Q3 है तो देखिए नीचे 4 आएगा। n+1 आपको पता ही है, उसके साथ आपको 3 मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट में, तो 3 इंटू n+1/4 हो जाएगा। डिस्क्रीट में भी ये लगेगा आंसर, लेकिन इसमें CF देखते हैं, बस सीधी सी बात है। कंटिन्यूस की बात करेंगे तो छोटा Q1 निकालेंगे, जैसे छोटा m निकालते हैं। छोटा m का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2। तो यहाँ पे छोटे Q1 का क्या होगा, n/4। छोटे Q3 का क्या होगा, 3n/4। फिर बड़ा Q1 निकलेगा तो L1 प्लस I/F इंटू, जैसे आप स्मॉल m लेते थे वैसे Q1 माइनस C, और अगर आप Q3 ले रहे हैं तो L1 प्लस I/F इंटू Q3 माइनस C। Q3 की जगह आप ये भी ले सकते हो याद रख लेना, और Q1 की जगह आप ये भी ले सकते हो डायरेक्ट। तो इस तरीके से निकल के आता है। सेम बनाइए, अगर आप D4 बनाते हैं तो D4 में क्या करेंगे, नीचे आएगा 10। अगर आप P60 बोल रहे हो तो नीचे क्या आएगा, 100। अगर D4 की बात करें तो चौथा, तो सीधी सी बात है 4 इंटू n+1। तो n+1 तो फिक्स है, डिसाइल मतलब 10, चौथा मतलब यहाँ आएगा। ओके, अगर मैं छठे की बात करूंगा तो देखिए ऐसे, अगर मैं नाइन्थ की बात करूंगा तो ऐसे, कितना आसान है। लेकिन अगर मैं परसेंटाइल की बात करूंगा तो नीचे 100 आएगा, ऊपर क्या आएगा 60 इंटू n+1। यही सेम अप्लाई आपका डिस्क्रीट में होगा। लेकिन जब आप कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कंटिन्यूस में कैसे लगेगा, देखिए मान के चलिए मेरे को निकालना है D4, क्या निकालना है, तो पहले मैं छोटे D4 की तरफ आऊंगा। तो छोटे D4 का मतलब देखिए n/10, क्यों 10 है और n तो लगता ही है, अब 4 मतलब यहाँ पे 4 लग जाएगा। ओके, अगर देखिए मैं P60 की बात कर रहा हूँ तो पहले मैं छोटा P60 निकालूंगा। अब P60 मतलब नीचे 100, ऊपर क्या आएगा n, और इसके साथ देखिए 60, तो 60 n/100 ऐसे आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया फिर मैं बड़े फॉर्मूले में अप्लाई कर दूंगा, यानी जब D4 वाला लगेगा तो L1 प्लस I/F इंटू D4 माइनस C। वैसे आपको पता है कि इंटू स्मॉल P60 लग जाएगा D4 की जगह, जब मैं परसेंटाइल कैलकुलेट करूंगा इस तरीके से लग जाता है, याद रख लेना। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है, तो यही पार्ट आपका कहाँ दे रखा है, उस PDF में दे रखा है। देखिए मोड के बाद मैंने अदर पार्टीशन बताए हुए हैं, उसमें आ जाएगा ये रहा, अदर पार्टीशन वैल्यू आ गया। पार्टीशन वैल्यू मींस विच डिवाइड्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल पार्ट्स। देखिए देयर आर 3 क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3 which divide the distribution in 4 equal part representing 25%, 50%, 75%। तो ये 25% है, ये 50% और ये 75% है। Q2 is nothing but the median of the data, याद रख लेना। ओके, तो Q2 किसके बराबर है, मीडियन के बराबर। और एक और चीज ये एग्जाम के लिए हमेशा रख लेना, Q2 इज सिंपल एवरेज ऑफ एक्सट्रीम क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3, हमेशा सिमेट्रिकल डेटा के लिए। आप बोलोगे सर एसिमेट्रिकल डेटा के लिए क्या होगा, तो जब मैं आपको मेजर ऑफ स्क्यूनेस कराऊंगा चैप्टर, उसमें आपको सिखा दूंगा। वैसे मेजर ऑफ स्क्यूनेस जब कराऊंगा उसमें ये भी है। तो देखिए ये बोल रहा है कि जो Q2 निकलता है, अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में Q1 और Q3 दे दिया और बोल दिया कि क्या निकालो, मीडियन निकालो, क्या निकालो, मीडियन, यानी Q2 निकालो या मीडियन निकालो या D5 निकालो या P50 निकालो, कुछ भी बोल सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, Q1 प्लस Q3 अपॉन 2, देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल एवरेज ऑफ एक्सट्रीम क्वार्टाइल, जिसको लोअर क्वार्टाइल बोल रहे हैं, और Q3 अपर क्वार्टाइल, तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। तो Q1 प्लस Q3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन भी निकल के आ जाएगा, यही बात सेम है क्योंकि Q2 इज इक्वल टू मीडियन होता है। D5 भी बोल सकते हो, P50 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर 9 डिसाइल, तो आपको पता है डिसाइल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 10 इक्वल पार्ट, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 रेस्पेक्टिवली, ये बोल रहा है। D5 इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ डेटा, तो ये डिसाइल की बात कर रहा है। अब ये भी जस्ट मैंने आपको बताया, जैसे अगर देखिए दिक्कत है तो पूछ लेना, याद रख लेना। अब देखिए वैसे क्वांटाइल भी होता है, क्वार्टाइल नहीं क्वांटाइल, एन लगा हुआ है एन, क्वांटाइल, तो क्वांटाइल में 5 होते हैं, तो नीचे क्या आएगा 5। देखिए डिसाइल है तो 10, परसेंटाइल है तो 100। अगर मैं बोलूं कि मुझे तीसरा क्वांटाइल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू n+1/5 ये कर दूंगा। ये कौन सी सीरीज में हो गया, इंडिविजुअल डिस्क्रीट में। अगर मेरा कंटिन्यूस सीरीज है, बड़ा क्वेश्चन है जिसमें क्लास है, तो पहले मैं क्या करूंगा, छोटा Qn निकालूंगा जो कि तीसरा होगा, क्योंकि मैंने तीसरा क्वांटाइल बोला आपको, तो 3n/5 निकल जाएगा ऐसे। तो क्वांटाइल, क्वान मतलब क्या होता है, 5 होता है, और तीसरा निकालना है तो ऊपर। तो जब भी आप D6 बोलो तो आपको पता है कि डिसाइल मतलब 10 होता है, n रखोगे तो आपको 6 निकालना है, क्योंकि छोटा D6 निकालना है अगर कंटिन्यूस सीरीज है। और अगर इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1/10
ब्रैकेट में यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 10 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ये हमेशा याद रख लेना। ओके, तो देखिए परसेंटाइल में भी क्या बोल रहा है, 1 से लेके 99 परसेंटाइल आप निकाल सकते हो। P50 इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ डेटा, तो P50 किसके इक्वल होगा, मीडियन। तो समझ गए कि M इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। ऑल पार्टीशन वैल्यू आर डिपेंडेंट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन तो होता है, मीडियन भी होता है, और मीडियन की तरह क्या निकला, क्वार्टाइल निकला, डिसाइल निकला, परसेंटाइल निकला, तो ये सारे ओरिजिन स्केल से रिलेटेड होते हैं। ऑल पार्टीशन वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइस। क्यों, क्योंकि मीडियन की तरह होते हैं। तो याद रखना ये मीडियन से ही रिलेटेड है। आप देखिए नीचे आप ये फॉर्मूले दे रखे हैं, तो क्यों दे रखे हैं, ताकि आपको समझाने के लिए। मैंने आपको सिखाया ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये आपकी डिस्क्रीट है, और ये आपकी कंटीन्यूअस सीरीज है। अब देखिए फॉर्मूला क्या लग रहा है, आई। आई का मतलब क्या हो गया कि मान के चलिए देखिए क्वार्टाइल है, डिसाइल है, डिसाइल में क्या निकालना है, 1 से 9। क्वार्टाइल में क्या करना है, पहला निकल सकता है, दूसरा निकल सकता है, तीसरा निकल सकता है। चलिए दूसरा तो आप निकालते नहीं है, आप क्या निकालते हो, Q1 या Q3 निकालते, तो यहाँ पे 1 रख दोगे। अब 1 इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन ही होता है, तो Q1 का हमेशा क्या होता है, n+1/4 ही होता है, क्योंकि 1 की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब आप Q3 की बात करते हो तो आप क्या करोगे, 3 इंटू n+1/4 कर दोगे। अगर आप D2 निकाल रहे हो मान के चलिए, तो आप आई की जगह क्या कर दोगे, 2 रख दोगे, तो 2 इंटू n+1, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। परसेंटाइल की बात करो, जैसे आपको 75 निकालना है, तो 75 इंटू n+1, नीचे क्या है, 100 आ जाएगा। ओके, वैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सिंपल फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें फॉर्मूला तो सेम निकलेगा। फिर क्या बोलेगा, वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू सी एफ। जैसे आप मीडियन में क्या करते हो, सी एफ देख के आप मीडियन की वैल्यू निकालते हो, वैसे Q1 में भी ये होगा, या Q3 में ये होगा, वैसे D1 से लेके D9 में ये होगा, वैसे ही P1 से लेके P99 में ये होगा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, पहले आपको छोटा Q1 या छोटा Q3 निकालना है, पहले आपको छोटा D1 D2 D3 D9 यहाँ तक जो भी वैल्यू निकालनी है, फिर बड़ा D1 से लेके D9 निकल जाएगा। वैसे ही परसेंटाइल में भी यही है, सीधी सी बात। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं आपको फिर भी बता दूंगा। वैसे फॉर्मूला क्या एग्जाम में इसके नहीं आएंगे, मोस्टली आपका इसका पार्ट क्या आएगा, थ्योरेटिकल आएगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ तक का तो आपका पार्ट हो गया है, तो एक बार इसके एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। और मोड बचा हुआ है अपना, और बाकी अपने हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन बचे हुए, याद रख लेना, और उसके एमसीक्यूज भी बचे हुए। टोटल मिला के 56 है, ये भी याद रख लेना एमसीक्यूज। तो अपना ये चल रहा है 26। तो अगली वीडियो जो लूंगा, जो कि शाम को 4 बजे लूंगा, तो उसमें आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कल क्या होता, दिक्कत हुई थी पीडीएफ में, कि पीडीएफ जब मैंने वो पीडीएफ थी या डॉक्यूमेंट थी वर्ड की फाइल, इसलिए मेरा हैंग कर रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम पता चल गई, तो मैंने दूसरा तरीका अपना लिया। अब देखिए लाइटिंग मेरे हाथ में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कल तो चलिए क्या थी कि वो वर्बली वर्बली बोल रहा हूँ, सॉरी, वो तो डॉक्यूमेंट की दिक्कत थी, कि डॉक्यूमेंट की वजह से अपना क्या हो गया कि सही ढंग से नहीं चल रहा था। लेकिन अब तो पूरा पार्ट सही चलेगा। लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो मेरे हाथ में नहीं है, तो आप ये मत बोलना कि यार बार बार चले जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि देखिए कनेक्शन चाहिए होता है स्ट्रांग, तो वो वाईफाई के थ्रू ही चल सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है तो वाईफाई भी बंद हो जाता है, इसलिए मैं कभी कभी वीडियो पूरी प्रोवाइड नहीं कर पाता, और आधे में ही कट जाती है। ठीक है, तो कोऑपरेट करना, ये मत सोचना कि यार बार बार कट हो जाता है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर 4 से 5 बजे के बीच में कट हो गई तो मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं। अगर 9 से 10 रात को प्रोवाइड करूंगा, तो मैं तो यही करूंगा कि अगले दिन क्या बोलूंगा, 3 वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे अभी मैंने करी। तो मैं भी सुबह सुबह जल्दी उठाऊं, याद रख लेना। तो देखिए द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर 40 एंड 60। अब देखिए ये रहा, ये दे रखा है Q1 और ये दे रखा है Q3। तो वैल्यू ऑफ मीडियन क्या होगी, तो आपको बताया कि Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3/2, अभी अभी जस्ट बताया। तो 40 प्लस 60/2, तो 50 आंसर होगा। अब Q2 क्या है, 50 है, तो सीधी सी बात है वो मीडियन है। तो अपना आंसर क्या होगा, 26 का बी होगा। ओके, 27, द मिडिल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर्ड सीरीज इज कॉल्ड मीडियन, फिफ्थ डिसाइल, 50th परसेंटाइल। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जितनी भी आपकी सीरीज है, तो मैंने आपको बताया M इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50 और इज इक्वल टू Q2। जब भी एग्जाम में आ जाए तो इस तरीके से याद रख लेना, तो आप क्या बोलोगे, ऑल ऑफ दी अबोव। तो 27 का आंसर क्या होगा, डी होगा। अब देखिए 28, मुझे पता है कि नामदेव ही देख रहे हैं क्लास में, लाइव अभी यही है। तो 28 का आंसर चलिए मैं नामदेव से ही पूछूंगा। इफ इन ए डिस्क्रीट सीरीज 75% वैल्यूज आर लेस देन 30, देन Q3 इज लेस देन 75, Q3 इज लेस देन 30, Q3 इज इक्वल टू 30 और Q3 मोर देन 30। बताइए।
या तो नामदेव होगा या शमीना होगी अगर लाइव में होंगे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ 2 ही पर्सन दिख रहे हैं, जिसमें से एक मैं हूं जो मोबाइल चला रहा है और नामदेव ही चला रहा है, और बाकी सब तो सो रहे हैं। वेट कर लेता हूं मैं 10 सेकंड, फिर देखता हूँ आंसर आता है नहीं आता। देखिए Q1 जो डिनोट करता है वो 25% को, Q2 50% को जो कि मीडियन होता है, Q3 75% को। अब देखिए याद रख लेना, इफ नामदेव तुलसागर, अच्छा आंसर दिया है बी, नहीं, देखिए याद रख लेना कि ये मोर देन लेस देन तो भूल जाना कभी भी, अगर ऐसा क्वेश्चन है ना लेस देन ये वाला, आपका इक्वल में आंसर आएगा, क्या आएगा, इक्वल में। तो देखिए इफ इन डिस्क्रीट सीरीज 75% वैल्यू आर लेस देन 30, 75% वैल्यू लेस देन 30 है। अब देखिए 75% वैल्यू Q3, तो या तो आपसे Q3 पूछ सकता है या बाकी 25% का पूछ सकता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखे हैं, Q3 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 Q3, तो इसका मतलब है आपसे 75% का ही पूछा है। तो आप क्या बोलोगे, 75% वैल्यू लेस देन 30 है, 75% वैल्यू 30 से कम है यानी 30 तक ही होगी। तो जब भी लेस देन 30 हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 30 है। तो 75% मतलब Q3। ओके, अगर आपसे ऑप्शन में Q1 होता तो हम क्या बोलते हैं कि Q1 इज इक्वल टू मोर देन 30। अब मोर देन 30 कितने हैं हमें थोड़ी पता, तो वो मोर देन 30 होंगे। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा था कि Q1 इज ग्रेटर देन 30, यानी Q1 इज ग्रेटर देन 30, तो अपना आंसर होता, लेकिन यहाँ पे Q1 तो है ही नहीं, यहाँ पे Q3 बोला गया है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू 30 होगा। गुड मॉर्निंग विवेक। तो 28 का जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, याद रख लेना। चलिए इसी तरीके से इसमें सोच के चलिए, इफ इन ए डिस्क्रीट सीरीज 75% वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50 देन। अब देखिए 75% वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50 है, एक मिनट, और नीचे हो जा, ओ सॉरी, एक मिनट रुकिए, वो पसीना चलेगा तभी, बार बार गर्मी बहुत ज्यादा है ना। अब ठीक है चलिए, इफ इन ए डिस्क्रीट सीरीज 75% वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50 देन Q1 इज इक्वल टू 50, Q1 इज लेस देन 50, Q1 इज ग्रेटर देन 50, Q1 नॉट इक्वल टू 50। तो आप देखिए 29 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि इफ इन ए डिस्क्रीट सीरीज 75% वैल्यूज आर ग्रेटर देन 50, तो आपको पता है कि जो Q3 है वो ग्रेटर देन 50 है, 75% वैल्यू और ग्रेटर देन 50 है, जबकि आंसर में क्या है, Q1 है, Q1 है, Q1 है, Q1 है, Q3 तो है ही नहीं। तो सीधी सी बात है, हमें Q1 के अकॉर्डिंग देना है। तो 25% जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल टू 50 होगी, लेस देन या इक्वल, लेस देन या इक्वल होगी। तो याद रख लेना, लेस देन या इक्वल। हाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब भी हम Q3 की बात करेंगे तो Q3 यहाँ पे आया ही नहीं, अगर Q3 आता तो हम क्या बोलते, Q3 इज ग्रेटर देन 50, मतलब 75% इज ग्रेटर देन 50, ऐसे सोचिए। लेकिन आपको बताया कि यहाँ पे तो 25% बोला, तो बाकी 25% क्या होगा, या तो 50 होगा या उससे कम होगा, या तो 50 होगा या उससे, तो सीधी सी बात है वो इक्वल टू 50 या लेस देन 50 होगा। तो Q1 इज इक्वल टू 50 और लेस देन 50 ऐसे। 30 देखिए, अगर एक डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें 25% वैल्यू और ग्रेटर देन 75, अब 25% मतलब Q1 इज ग्रेटर देन 75, तो Q3 क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा 75, क्योंकि Q1 इज ग्रेटर देन 75 है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, Q1 Q1 Q3 Q3, तो Q3 इज इक्वल टू और या लेस देन 75, तो ये अपना आंसर होगा। तो 30 का आंसर क्या होगा, सी होगा, ऐसे सोचिए। 31, इफ इन ए डिस्क्रीट सीरीज 40% वैल्यू आर लेस देन 40। अब देखिए 40% आ गया तो आपको पता है कि 10 20 30 40, तो परसेंटाइल हो सकता है या डिसाइल हो सकता है, यहाँ पे डिसाइल वाला क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि अगर इफ इन ए डिस्क्रीट सीरीज 40% वैल्यू आर लेस देन 40 ये बोल रहा है, तो इसका मतलब जो D4 है वो लेस देन 40 है, D4 जो है वो क्या है, लेस देन 40 या इक्वल टू 40 होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपको लेस देन सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इक्वल ही सोचना है। तो देखिए यहाँ पे लेस देन भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तो आपको इक्वल साइन ही सोचना है। तो मोर देन लेस देन सोचने की जरूरत नहीं है, आपका इक्वल पार्ट ही आएगा। ओके, तो 31 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। अब 32 में देखिए क्या बोल रहा है। ओके 32 तो आपका मोड से रिलेटेड आ गया। अब एक मिनट रुकिए, ओके चलिए मोड भी कवर कर लेते हैं, है ना।
मोड कवर कर लेते हैं, थोड़े से इसके मोड के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर बाकी जो बचेगा वो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बचेगा ना, उसको क्या करेंगे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, जो भी 4 बजे होगी अपनी उस वाले में कवर कर लेंगे। देखिए मैं 4 बजे क्लास ले लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं है ना, अब आपको पता है अर्निंग का सोर्स तो इतना है नहीं और लोग इतने ज्वाइन भी नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा मैं इसमें डील करने लग गया, तो इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ बीच में टाइम थोड़ा गैप रखता हूँ और साथ में अपनी पीडीएफ ये बना के ये भी देखता रहता हूँ ताकि थोड़ी सी अर्निंग तो हो जाए, बस इसलिए। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें ताकि इसकी भी वीडियोस आगे हम आपको प्रोवाइड कर सकें, जैसे ही 3-4 महीने बाद एक्सपीरियंस आएगा तो इसकी वीडियो भी आराम से प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, क्योंकि अभी तक तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन लॉस से भी सामना हो सकता है, प्रॉफिट से भी सामना हो सकता है, लॉस से भी। अभी तक तो प्रॉफिट ही हो रहा है, बीच में लॉस हुआ थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल बोलेंगे नेट तो नेट मार्जिन ही मिला है। तो धीरे धीरे देखेंगे क्योंकि अभी तो मार्केट पॉजिटिव ही चल रहा है, उसको देखते हुए। अब देखिए मोड की बात कर रहे हैं तो मोड में देखिए क्या दे रखा है, मोड इज दैट वैल्यू इन ए सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स दे रखे हैं 4, 10, 3, 2, 1, तो इसको असेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में नहीं। इसके साथ जो फ्रीक्वेंसी है कि जो ये 4 मार्क्स है वो कितने स्टूडेंट का है, 20 स्टूडेंट के। ये जो 10 मार्क्स है वो कितना है, 30 स्टूडेंट के। जो ये 3 मार्क्स है वो कितना है, 10 स्टूडेंट के। ये कितना है, 4 स्टूडेंट के। और ये कितना है, 50 स्टूडेंट के। तो हम क्या बोलेंगे, चाहे ये एक कम है लेकिन आंसर यही होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो अपना मोड कहलाएगा। मोड को हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है। तो नाम से पता चल रहा है कि जो बहुत बार आ रहा है, ठीक है, बहुलक। तो इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज दैट वेरिएट विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इन अदर वर्ड्स मोड रिप्रेजेंट दैट वैल्यू विच इज मोस्ट फ्रीक्वेंट और टिपिकली और प्री डोमिनेंट। तो आपको पता है कि 1 क्या है, प्री डोमिनेंट है क्योंकि 50 बार आ रहा है। तो अपना आंसर क्या होगा, 1 होगा। मोड इज ऑल्सो नोन एज नॉर्म, मोड को नॉर्म भी बोला जाता है। अब देखिए मोड इज दैट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच अकर विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम, हाईएस्ट कुछ भी बोल सकते हो। ये क्रूड मेथड है ऑफ फाइंडिंग आउट एवरेज एंड इट प्रोवाइड्स ओनली ए बर्ड आई व्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए अभी जैसे मैंने आपको निकाल के बताया, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई किया नहीं, यहाँ पे कोई मैंने कैलकुलेशन प्रॉपर करी नहीं, तो आपको बताइए पोजिशनल है, तो इसको देखते ही पता चल गया। तो एक क्रूड मतलब एक रॉ मेथड है, तो ये प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया हुआ। बर्ड आई व्यू मतलब क्या है कि आप सामने देख रहे हो बस। जैसे बर्ड आई व्यू मतलब क्या होता है, जैसे बर्ड होता है पक्षी, तो ऊपर से सारा नज़ारा देख सकता है, तो वो पहचान जाता है कि मुझे किधर जाना है, कौन से खाने की तलाश करनी है। तो वैसे ही आप बस क्या कर रहे हो, ऊपरी देख रहे हो, आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो इट इज मोस्ट अनस्टेबल एवरेज एंड द क्विकेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एवरेज वेयर वी नीड टू फाइंड आउट द मोस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन वैल्यू क्या थी, 1 थी, और हमने क्या करा, ऑब्जर्वेशन से ही देख लिया। तो इसलिए इसको रॉ मेथड बोलते हैं और अनस्टेबल एवरेज बोलते हैं, मतलब ये सूटेबल नहीं है एक तरीके से, ठीक है। पर याद रख लेना, जैसे मीडियन अफेक्टेड नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यू से, वैसे ही मोड भी नहीं होता। लेकिन याद रखना कि मोड सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट हो सकता है, कि अगर सैम्पलिंग में जो भी सैंपल लिया है उसमें फ्लक्चुएशन हो रही है तो उससे वो अफेक्ट हो जाएगा। देखिए मल्टी मॉडल होते हैं, आपको बताया कि एक होता है बाई मॉडल, याद रख लेना, एक होता है यूनी मॉडल और एक होता है मल्टी मॉडल, या बाय मोड, यूनी मोड, मल्टी मोड। बाय मोड मतलब सिंगल मोड निकल के आ रहा है, यूनी मतलब 2, मल्टी मतलब मोर देन 2, याद रख लेना। ओके, और एक होता है इल डिफाइन। इल डिफाइन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आ रहे हैं, 5, 6, 7 ये आ रहे हैं, तो वो मल्टी मोड भी क्या होता है, एक तरीके से इल डिफाइन हो जाता है जब उसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, जब मल्टी मोड होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इल डिफाइन बोलेंगे। क्योंकि अब देखिए आप क्या बोलो कि देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बोलूँ कि 2 भी 50 आ रहा था और ये 10 भी 50 आ रहा था, तो अपना आंसर क्या हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, कि अपना आंसर 1 भी है, 2 भी है और 10 भी है। तो ये मल्टी मोड हो गया। अगर मान के चलिए यहाँ 50 नहीं होता, यहाँ पे 40 होता, तो हम क्या बोलेंगे, 1 और 2 अपना आंसर है। तो ये अपना होता बाई मोड। क्या होता, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, अरे मैंने उल्टा बोल दिया, यूनी मतलब सिंगल है, जल्दीबाजी में बोल दिया। बाय मतलब 2 है, तो वो बाय मोड होता। क्यों, क्योंकि अपने 2 मोड निकले हैं, एक तो फर्स्ट आंसर निकला और एक सेकंड आंसर निकला है। तो अपना ये नहीं होता, 1 और 2 होता। तो जब 2 से ज्यादा है तो मल्टी, जब 2 है तो बाय, और जब 1 है तो यूनी, याद रख लेना, यूनी। ओके, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम, ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। मोड इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल, ये मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ये सारे यही रहते हैं। तो आपके देखिए यही फॉर्मूला दे रखा है,
और इसको ऐसे डिनोट करते हो, तो y के साथ MO लिख दिया, MO, या ऐसे लिख सकते हो YZ, क्योंकि आपको पता है कि मोड का साइन ये होता है, सिंबल ये होता है। तो YZ इज इक्वल टू A प्लस माइनस BZ, BZ नहीं सॉरी XZ, तो B के साथ X है, तो आपको यही बोल रहा है कि MOX मतलब XZ। तो मोड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑल द ऑब्जर्वेशन। आपको पता है कि जब भी हमने कैलकुलेशन किया तो हमने बाकी सारी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया, हमने देखा कि जो हाईएस्ट वाली है उसी को देख रहे हैं, तो बाकी को हमने इग्नोर कर दिया। ओके, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन नहीं लेता। 10 व्हेन द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ वी कंसीडर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इंस्टेड ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू लोकेट मोड, वेयर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, अब देखिए क्या बोल रहा है, जहां पे क्लासेस अनइक्वल विथ की है, इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0 से 10 है, 10 से 30 है, 30 से 70 है, इस तरीके से अलग अलग है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का यूज करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विद ऑफ क्लास। तो क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें डिवाइड क्या करते हैं, विद ऑफ क्लास से डिवाइड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी आ जाती है। अब देखिए मोड कितने टाइप के होते हैं मैंने बता दिया, यूनी मतलब क्या है, सिंगल वन, बाय मतलब क्या हो गया, जहाँ पे 2 मोड निकल के आते हैं। ओके, और ट्राई मॉडल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे 3 निकल के आते हैं। इल मतलब क्या हो गया, कि जहाँ पे बहुत सारे निकल के आ जाते हैं, 3 से ज्यादा निकल के आ जाते हैं। ओके, अब देखिए मोड कैसे निकालते हैं, सिंपल सीरीज दे रखी है, सिंपल सीरीज में क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, इन राजधानी रबर इंडस्ट्री तिलक नगर न्यू दिल्ली 7 लेबरर्स आर रिसीविंग द डेली वेजेस। अब 7 लेबर को क्या मिल रही है, एक को 5 रुपए, एक को 6 रुपए, एक को 6, 8 और एक को 10। अब देखिए 6 दो जने को मिल रहे हैं और 8 रुपए 3 लोगों को मिल रहे हैं, तो 8 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 5 एक बार, 6 दो बार, 8 तीन बार और 10 एक बार। तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गया, इसलिए इसको अनस्टेबल मेथड बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि ये क्रूड मेथड है। तो इन सीरीज 5 6 6 8 8 8 10, since 8 occurs thrice and no other item occurs 3 times or more than 3 times, hence the model wage is rupees 8। तो अपना आंसर क्या होगा, 8 होगा। अगर मान के चलिए 6 भी 3 बार आ रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, बाई मोड है, यानी इसमें 2 मोड निकल के आ रहे हैं, एक तो 6 निकल के आ रहा है, एक 8 निकल के आ रहा है। लेकिन अभी क्यों नहीं निकला, क्योंकि 8 3 टाइम्स आ रहा है और 6 ओनली 2 टाइम्स आ रहा है, तो अपना आंसर ये होगा। ओके, डिस्क्रीट में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए क्या बोल रहा है, सेट ऑफ नंबर कंसिस्ट ऑफ 4 4s 5 8s 6 7s 9 3s। तो ये बोल रहा है कि 4 4 आ रहे हैं, 5 8 आ रहे हैं, 6 7 आ रहे हैं और 9 3 आ रहे हैं। तो 4 8 7 3 तो अपना एक्स है, साइज है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 4 ये 5 ये 6 और ये 9। तो देखिए 4 5 6 9। अब सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा, 3। तो मोड क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, अब देखिए अगर कंटीन्यूअस सीरीज है तो कंटीन्यूअस सीरीज का फटाफट से देख लेना क्या होगा। ए क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज दैट क्लास इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द मोड लाइज। द मॉडल क्लास कैन बी डिटरमिन्ड आइदर बाय इंस्पेक्शन और विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग टेबल। अब देखिए ग्रुपिंग टेबल तो मैंने करवाई नहीं है, ग्रुपिंग टेबल करवा के भी क्या करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आएगी थोड़ी, तो इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लिख दिया। अब देखिए फॉर्मुला क्या होता है, L1। अब यहाँ पे FM माइनस F1 है, यहाँ रख लेना, और ये 2FM माइनस F1 माइनस F2 है। लेकिन कई जने क्या करते हैं, बोलते सर हमने ये पढ़ा है कि F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो देखिए कुछ भी नहीं है, मान के चलिए कि इंस्पेक्शन से पता चल गया। जैसे देखिए एक एग्जांपल बोल देता हूँ और क्या, सिंपल सा, या यहाँ पे निकाल रखा है क्या मैंने, हाँ देखिए जैसे ये रहा 1 to 5 6 to 10 11 to 15 16 to 20 21 to 25, ये आपको दे रखी है। अब देखिए आपको पता चल गया कि ये है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 32 है, आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा है, तो ऑब्जर्वेशन से पता चल गया, तो आंसर इसके बीच में ही आएगा। तो आंसर इसके बीच में आएगा तो आप क्या करोगे, इसको बोल दोगे F1, और F1 से पहले क्या होता है, F0 होता है, और F1 के बाद क्या होता है, F2 होता है। फिर आराम से आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपने FM माइनस F1 माना है तो आपने F1 की जगह FM लिया है और F0 की जगह F1 लिया है, ये बोल रहा है। तो इस केस में क्या बोलना चाहता है कि इसको आपने FM ले लिया और F0 की जगह आपने F1 ले लिया, ये तो है। तो FM माइनस F1 कर रखा है और ये F2 है, तो F2 तो यही होगा। तो आपने F1 की जगह FM ले लिया और F0 की जगह F1 ले लिया। मुझे सूटेबल ये लगता है, लेकिन मुझे क्या है, जब मैं PDF कॉपी कर रहा था या कहीं से ले रहा था तो मुझे फॉर्मूला यही दिखा था, इसलिए मैंने यही पुट कर दिया। लेकिन इतना तो आपको आता ही है सबको। तो सीधी सी बात है, L1
प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ये लग जाता है. Sometime it so happen that the above formula fails to give the mode. In this case, the model value lies in a class other than one containing maximum frequency. कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं 32 माप का निकल के आए, क्या पता इसके पास में. कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दी होती है, जिसमें जैसे कि 7, 10, 16, 32, इसके पास में 31 दिया होता है 24 की जगह. तो आप क्या बोल सकते हो, आंसर इसमें भी आ सकता है. तो जरूरी नहीं आंसर आपका इसमें आ रहा हो, इसमें भी आ सकता है. तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, डेल्टा वाला. अब डेल्टा वाला फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई. अब देखिए डेल्टा 1 का मतलब क्या हो गया, Fm माइनस F1. या जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर Fm की जगह आप F1 मानते हो और F1 की जगह F0 मानते हो तो F1 माइनस F0. और डेल्टा 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया Fm माइनस F2. ये बोल दिया. यहाँ पे आप क्या बोलोगे, F1 माइनस F2 ऐसे. तो आप चाहे तो ये लगा सकते हो, चाहे ये लगा सकते हो, आपके ऊपर है. तो जैसे भी है आप कर सकते हो, आराम से अपनी बुक में देखना बीकॉम की, उसमें पता चल जाएगा. इस तरीके से इसने करा है. यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने सॉल्यूशन लिया है कहीं से कॉपी, तो इस बंदे ने क्या करा है, जिसने भी ये कॉपी किया है उसने 1620 लिया है. आप देखिए 1620 के बाद जब L1 लिया है तो वो 16 लिया है. याद रखिए कि ये कौन सी सीरीज है, ये इंक्लूसिव सीरीज है. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. तो जब भी आपको एक का गैप दिख रहा है तो एक का आधा होता है कितना, 0.5. तो आप क्या करोगे, 0.5 लेस करोगे और 0.5 ऐड करोगे. तो लोअर में लेस करोगे, अपर में ऐड करोगे. तो क्या सीरीज बन जाएगी, 0.5 से 5.5, 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5. अब देखिए अपना 15.5 आता है, इसने गलती से 16 ले लिया. यहाँ पे यही थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सारा तो सेम है. अब देखिए अगले पार्ट से कवर करेंगे सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल, और साथ में ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कवर करेंगे. अभी मोड के क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से, जिससे थोड़ा सा पार्ट क्या हो जाए, थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 56 है. अब क्या है, अगली क्लास लूंगा तो वो भी 1 घंटे की होगी, क्योंकि हार्मोनिक और ये भी और सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल भी बताना है. तो इसलिए थोड़े से मोड के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं. तो मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू वेरिएट फॉर विच फ्रीक्वेंसीज मिनिमम मैक्सिमम ऑड नंबर इवन. तो आपको पता है कि जब भी हम मॉडल वैल्यू लेते हैं तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आती है, तो 32 का आंसर क्या होगा आपका, बी होगा. ठीक है, बी आंसर होगा इसका. 33 देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सूटेबल एवरेज फॉर एवरेजिंग द शू साइज फॉर चिल्ड्रन इज मीन मोड मीडियन ज्योमेट्रिक मीन. देखिए अगर आपने ना अपने स्कूल में या कॉलेज टाइम पे कवर किया होगा तो शू वाला बहुत बार क्वेश्चन आया होगा कि शू की साइज दे रखी होती है 0, 1, 2, 4, उसके थ्रू आंसर निकालते हैं. तो जब भी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप बताना मोड. इसका आंसर क्या रहेगा, मोड. याद रख लेना, अभी अभी जस्ट बताया यहाँ पे मैंने कि जितने भी आप पार्ट कवर करोगे, सॉरी 1 मिनट रुकिए, ये रही, जब भी आप ये कवर करोगे तो देखिए मोस्ट कॉमन वैल्यू है. तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो. तो जब भी आपको पता है कि शू साइज का पार्ट कवर कर रहे हो तो आप किसके थ्रू कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कर रहे हो. तो यहाँ पे क्या आएगा, मोड आएगा. एक ज्योमेट्रिक मीन भी निकलता है, लेकिन जनरली वो किसकी बात करता है, एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात करता है. तो ये हम ज्योमेट्रिक मीन में कवर करेंगे, जो कि पिछले डेटा से रिलेटेड होता है. तो ज्योमेट्रिक मीन हमेशा पिछले डेटा से रिलेटेड है, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे. मीन जब भी बात करता है वो एवरेज की बात करता है. मीडियन जो बात करता है वो मिडिल वैल्यू की बात करता है. जबकि मोड क्या बोलता है कि फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आ रही है. तो उस केस में बोल रहा है कि जब भी शू साइज की बात करनी है एवरेज की, तो मोड प्रॉपर मेथड है, यही सही रहेगा. तो 33 का आपका बी आंसर है. 34, एक्सट्रीम स्कोर ऑन एन एग्जामिनेशन हैव द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द मोड. दे टेंड टू रेज, दे टेंड टू लोअर, दे हैव नो इफेक्ट, डिफिकल्ट टू टेल. तो आपको पता है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट नहीं होता मोड पे, लेकिन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का होता है. मीडियन पे भी आपको पता है कि एक्सट्रीम वैल्यू का इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ अर्थमेटिक मीन पर होता है. तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, 34 का सी होगा. फिर 35 की तरफ चलते हैं. टेकिंग द रेलिवेंट रूट ऑफ प्रोडक्ट, 1 मिनट रुकिए. अच्छा अब देखिए यहाँ से अपने जो चालू होंगे वो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के चालू होंगे. तो इसको हम अब अगली वीडियो में कवर करेंगे. तो 35 से लेके जो अपने 56 हैं वो अगली वीडियो में कवर हो जाएंगे. वो भी अपनी क्लास 1 आवर की ही रहेगी, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती. तो 4 से 5 अपनी क्लास रहेगी, याद रख लेना. ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी.